हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका परीक्षा आपकी 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है। आज इस क्लास में हम आपको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मींस यूपीटेट जो पेपर आपका 2013 में हुआ था, उसके पर्यावरण एवं अध्ययन के मींस ईवीएस के 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराने वाले हैं। यदि आप भी यूपीटेट मींस 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। यदि ये क्लास पहली बार आप देख रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए, 2013 पेपर का यूपीटीटी ईवीएस मींस पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न यही पूछा गया था। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। देखिए, टेस्ट देने का क्या तरीका है, आप रफ पेन लेकर के जरूर बैठें। अगर इस क्लास को देख पा रहे हो तो 30 प्रश्न इस टेस्ट में हम कराने वाले हैं, और अगर आपका प्रश्न सही होता है तो आप सामने टिक कर लीजिए, अगर गलत होता है तो क्रॉस कर लीजिए। और अंत में देखिएगा कि 30 प्रश्नों में आज इस क्लास में ईवीएस के 2013 पेपर में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए, जो है इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है इस ऑप्शन में। जो गुजरात है वो समुद्री सीमा साझा करता है, गोवा की भी जो है सीमाएं समुद्र से लगती हैं, महाराष्ट्र की भी जो सीमाएं हैं वो आपकी जो है समुद्र से लगती हैं। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, 9 राज्य, ठीक है। भारत के 9 ऐसे स्टेट हैं, 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती हैं, जिसमें से 3 आपके यहाँ पे मिल गए। जैसे गुजरात आपका हो गया, यहाँ पे गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बाकी 6 बचे हुए हैं। अगर आपको आ रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, 2013 पेपर यूपीटीईटी का ये रहा दूसरा प्रश्न, ये पूछा गया था आपसे। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, टेस्ट जरूर दीजिएगा मेरे भाई। 2013 पेपर का ये टेस्ट प्रश्न है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। पहला ऑप्शन है एटीपी के द्वारा, दूसरा एसटीपी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बीओडी के द्वारा, चौथा ऑप्शन है डब्ल्यूपीएल के द्वारा। आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, आंसर आपको सोच लेना है अपने मन में ही। जैसे हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आप आंसर सोच लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर सही हो रहा है तो टिक कर लीजिए, अगर गलत हो रहा है तो क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे आपका असेसमेंट हो पाएगा अंत में, क्लास के अंत तक। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है सही आंसर हो जाएगा बीओडी। अब जान लेते हैं हम लोग बीओडी के बारे में, थोड़ा सा समय देते हैं। बीओडी क्या होता है। बीओडी, बीओडी के द्वारा ही, जैसे समुद्र होता है, नदी होता है, उसमें जो जल प्रदूषण होता है, जो जल दूषित होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए, कितना जल दूषित हुआ है उसको मापने के लिए जो है बीओडी का प्रयोग किया जाता है। बीओडी, इसका जो फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जिसमें आपका जो जल का स्तर है, जो जल प्रदूषण का स्तर है, वो जो है 10 मिलीग्राम प्रति लीटर कम से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जब भी आपको कोई नई चीज मिले एक कॉपी बना लीजिए। जैसे आप ईवीएस का अभी टेस्ट दे रहे हैं तो ईवीएस का 5-6 पेज का, 7 पेज या 10 पेज का बना लीजिए आप सेगमेंट। उसमें कोई नई चीज मिले आप लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2011 से लेकर के और 2021 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, अगर इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बार का यूपीटेट एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि क्या आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उस हिसाब से अपनी आप तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइए। तो ये दूसरा प्रश्न था आपके पास। चलिए, हम लोग विदाउट डिले जो है तीसरे प्रश्न पे चलते हैं आज की क्लास का, ठीक है। ये रहा आपके पास तीसरा प्रश्न। इसका आंसर अगर आपको आ रहा है मेरे भाई तो जरूर बताइएगा। प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पे, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। आप लोगों को बताना है वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है। पहला टाइफाइड, दूसरा कालरा, तीसरा जुखाम और चौथा मलेरिया। कौन सा है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वायरस संक्रमण से। बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जुकाम। जुकाम मींस जुखाम हो जाएगा, ठीक है। जुखाम ये जो है एक वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। क्या आपका तीसरा प्रश्न सही हुआ तो टिक कर लीजिए, गलत हुआ तो क्रॉस कर लीजिए। चलिए, विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चौथा प्रश्न, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा।
चलिए प्रश्न हमारा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में किसको, कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन है तापमान, दूसरा ऑप्शन है आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन है पवन और चौथा ऑप्शन है वृष्टि। आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसका हो सकता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच लिए होंगे मन में इसका आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वृष्टि। क्या हो जाएगा, वृष्टि। वृष्टि जो है कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नहीं पता है तो जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए विदाउट डिले से अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम लोगों का ये रहा अगला प्रश्न, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये तो हो चुका था। चलिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न बहुत ही शानदार है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। हम आपको बता दें मेरे भाई कि जो है आपका मंडल से एक प्रश्न पूछे जाएगा, ठीक है, जितनी भी है आप उसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। सबसे ठंडी परत ताप मंडल है, मध्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है। आप लोगों को आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल हो जाएगा। आइए कुछ मध्य मंडल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मध्य मंडल को इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहा जाता है, मेसोस्फीयर कहा जाता है। कई बार ये सिर्फ इंग्लिश में ही लिख देता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, कई बार इसके मध्य मंडल की जगह मेसोस्फीयर लिख देगा, ठीक है, पहला। दूसरी चीज, जो मध्य मंडल है इसकी जो आपकी सीमा है वो जो है 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक है, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक है। और यह जो है सभी परतों में सबसे ठंडी परत आपकी मध्य मंडल है। सबसे ठंडी परत जो है आपकी मध्य मंडल है, याद रखिएगा, ठीक है। जो 50 से 80 किलोमीटर तक की इसकी क्या होती है, सीमा होती है। इसको इंग्लिश में मेसोस्फीयर कहा जाता है। इसमें जो टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर आपका जो है -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग जो है। चलिए ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न है। यूपीटीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया ईवीएस में। प्रश्न क्या है भाई कि निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी एक जो है ग्रीन हाउस गैस है बताना आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरा ऑक्सीजन है ग्रीन हाउस गैस, कि आर्गन है, कि मीथेन है। इसमें से कौन सी ऐसी गैस है जो आपकी ग्रीन हाउस जो है गैस है। आपको आंसर इसका बताना है, राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन आपकी इसमें क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस जो है गैस है। अब तक हमने 6 क्वेश्चन करा लिया। अगर आपका छठवां प्रश्न सही है तो टिक कर लीजिए, गलत है तो क्रॉस कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। चलिए विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट का रहा है ये आपके पास अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और ये प्रश्न आपके पास ये रहा, ठीक है, कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में, ठीक है। आपको बताना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जो है 1973 में, ठीक है, 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी भारत में 1973 में हुई। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जो ये प्रोजेक्ट टाइगर था जो है हमारा जो है, ये बाघों की संख्या कम हो रही थी, ठीक है, उस समय। तो बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत की गई, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन क्या हो, बना रहे। इसके लिए एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, उनका नाम है कैलाश, राजस्थान के हैं, कैलाश श्रृंखला, कैलाश श्रृंखला, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की क्या रखी, जो है लीड किया, इन्होंने उसका नेतृत्व किया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को। इसीलिए जो है कैलाश श्रृंखला को, ये राजस्थान के थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानते रहिए आप लोग जो है। ये राजस्थान के थे कैलाश श्रृंखला, इन्होंने ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, सॉरी इसका नेतृत्व किया, ठीक है, शुरुआत नहीं किया, नेतृत्व किया। और ये राजस्थान के थे और इन्हें इसीलिए जो है टाइगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया। इसीलिए इनको जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये पूछा गया। थोड़ा सा शब्दों में मिस्टेक है भाई, समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न हमारा क्या है, 8वां नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है, ठीक है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची है। पहला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कि कर्क रेखा कहते हैं, कि विषुवत रेखा कहते हैं, कि प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। आप लोग बताएंगे
क्या कहते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमारी है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के जब आप बाएं चलेंगे, ठीक है, बाएं, तो ये एक दिन इसमें जुड़ता है, एक दिन इसमें जुड़ता है, ठीक है। और जब इसके दाएं आप चलेंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जब आप दाएं चलेंगे, बाएं, तो एक दिन इसमें घटेगा, एक दिन घटता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए 9वां प्रश्न है, 2013 ईवीएस का ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरियन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार मैरियन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात है, दूसरा तमिलनाडु है, अंडमान द्वीप है, पश्चिम बंगाल है। आप लोग बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है कि किस जिले में है, तमिलनाडु के किस जिले में है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। और किस जिले में है, जिले का नाम बताना है, और कितने एरिया में फैला है, मींस क्षेत्रफल बताना है इसका, ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा टेस्ट का, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। ये जो है जनगणना से प्रश्न पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 940 रेशियो 1000 का, 916 रेशियो 1000, 920 रेशियो 1000, 982 रेशियो 1000 का, ठीक है। प्रति पुरुष में महिलाओं का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। आपको आंसर बताना है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो जो आयोग है, जो कमीशन है, वो इसका आंसर जो है फर्स्ट माना था, 940 रेशियो 1000 था। लेकिन उस समय 2011 में जो है के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 943, ठीक है, रेशियो 1000 था। मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, ठीक है। इतने मेल पे इतने फीमेल का रेशियो था उस समय अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 940 रेशियो 1000। आयोग ने इस ऑप्शन को सही माना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना होगा। ये तो बता ही सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है, चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली, ठीक है। कौन सा ऐसा प्राणी है जिसको किसान का मित्र कहा जाता है? ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा केचुआ, ठीक है। केचुआ, केचुआ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक ऐसा प्राणी है जो जमीन से मिट्टी को खोदता है, ठीक है, और ताकि जो है वायु संचार उसमें क्या हो, बना रहे। और ये सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसको जो है हम लोग जो है प्रकृति का हलवाहा कहते हैं, हलवाहा कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है प्रकृति का हलवाहा किसे कहता है, ठीक है। तो प्रकृति का हलवाहा जो है केचुआ को कहा जाता है। जैसे हल से जो है क्या खेत को जोता जाता था, तो ये भी जो है एक तरीके से जोतने का ही काम करता है, ठीक है। चलिए ये जो केचुआ है हमारा जो है, ये मर करके भी जो है, जब ये मरता है तो मर करके जो है जीवांश की मात्रा को बढ़ाता है, जीवांश की मात्रा को बढ़ाता है, ये पहली बात। दूसरी चीज जो है कि ये जो है इसे प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। चलिए विदाउट डिले जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट का आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आता है, ठीक है। वनडे एग्जाम में, कंपटीशन में, कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट जो है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो है से जो है उत्तराखंड का चमोली जिला, आपको याद होना चाहिए, चमोली जिला में, ठीक है, चमोली जिला में। जब वहां पे पेड़ काटा जाता था, वो कौन सा व्यक्ति था जो पेड़ को जो है काटने पर उसको चिपक करके पकड़ लेता था, काटने ही नहीं देते थे वो, ठीक है। उनका नाम आप जो लोग जो है जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यूपीटीटी 2013 ईवीएस का ये 13वां प्रश्न है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है?
यहाँ पे पहला ऑप्शन है इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमनोलॉजी में, किसमें किया जाता है? तो सही आंसर इसका आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका इथोलॉजी। इथोलॉजी में जीवों की मीन्स जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन जो है आपका इथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, ये जो डेमनोलॉजी होता है ये भूतों, राक्षसों, ठीक है, भूतों राक्षसों जो प्रेत होते हैं में विश्वास का अध्ययन, ठीक है, किसमें किया जाता है? विश्वास का अध्ययन। भूत प्रेत राक्षसों में जो है विश्वास का अध्ययन आपका डेमनोलॉजी में किया जाता है। इथोलॉजी में क्या हो? लॉजी मतलब होता है कहीं पे लॉजी लगा रहता है ना, तो लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना। जैसे सोशियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो सोशियोलॉजी में समाज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सब में लॉजी लगा, लॉजी मीन्स अध्ययन, तो डेमनोलॉजी मीन्स भूत प्रेत राक्षसों का विश्वास का अध्ययन होता है। इथोलॉजी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन होता है। इटियोलॉजी, ये जो इटियोलॉजी है आपका है, इटियोलॉजी में मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन होता है, विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन होता है। रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी वर्ड्स है, जब भी कोई नई चीज मिले मेरे भाई जरूर नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। टेस्ट का आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि समुद्रीय शैवाल, क्या प्रश्न है भाई? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि समुद्रीय शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, लोहा का। समुद्रीय शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर इसका आपका हो जाएगा आयोडीन का, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये तो बहुत पहले आप पढ़े होंगे। तो आयोडीन की कमी से जो है अगर देखा जाए तो इसकी कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। घेघा रोग क्या होता है भाई? घेघा रोग क्या होता है? जिसमें आपकी जो ग्रंथियां वो सूज जाती हैं, ठीक है। थायराइड जो ग्रंथियां होती हैं वो पूरी तरीके से सूज जाती हैं, उसमें सूजन हो जाता है, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे टेस्ट का ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूछा है कि सैक, सैक मीन्स यहाँ पे सैक मीन्स लाइकिन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, सहजीवी है। आप लोग बताइएगा सैक लाइकिन क्या है? परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी? तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा सहजीवी। सहजीवी क्या होता है? मीन्स जो जंतु होते हैं और पेड़ पौधे एक दूसरे को क्या पर लाभ पहुंचाते हैं, उनको सहजीवी कहा जाता है। मतलब जंतु और पेड़ पौधे, ठीक है, ऐसे जंतु और पेड़ पौधे जो आपस में मिल करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लाभ बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। इस तरह से जो सैक है जिसे लाइकिन कहा जाता है, ये आपका सहजीवी है, ठीक है, सहजीवी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यूपीटीटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया, 16 नंबर का प्रश्न है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में, दोनों में। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों दोनों में। तो जो सीएनजी का जो है प्रयोग जो है वाहनों एवं ईंधनों में जो है, वाहनों एवं उद्योगों में जो है ईंधन के रूप में, ठीक है, फ्यूल के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है टेस्ट का अगला प्रश्न, यहाँ पे ये रहा, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। प्रश्न हमारा क्या है भाई? प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। जैसे बच्चे हैं, बालक है, छोटे छोटे, एक शिक्षक है जो पर्यावरण का शिक्षक है ईवीएस के, वो बच्चों को जो है पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि उन बच्चों में पर्यावरण जागरूकता लानी है तो जो है किसके द्वारा? क्या उनको आप सिर्फ लेक्चर देंगे तो लेक्चर से उनके अंदर पर्यावरण जागरूकता आ जाएगी? ऐसा तो नहीं ना है। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण, बिल्कुल सही, उनको आप घुमाइए, चिड़ियाघर ले जाइए, ठीक है, जैसे चिड़ियाघर ले जाइए, पक्षी विहार ले जाइए, जो जहां पे वो जब घूमेंगे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, तो बहुत सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है, तो उनके अंदर एक पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी, ठीक है।
तो आपको जो है इसका सही आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्षेत्रीय भ्रमण, यानी बच्चों को अगर घुमाएंगे, भ्रमण कराएंगे तो उनके अंदर एक पर्यावरण जागरूकता आएगी। जब चीजों को अपने दृश्य से, अपने आंखों से देखेंगे तो उसको समझेंगे, परखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास जो है ये रहा, ये पूछा गया था भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न, 18वां नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यूपीटीटी 2013 का ये 18वां नंबर का प्रश्न है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स का, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, मतलब ये एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म आपका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था। अगले प्रश्न में चलते हैं, टेस्ट का प्रश्न अगला ये रहा आपके सामने। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप बताएंगे मेरे भाई, इसका आंसर सही क्या होगा। प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पहला गामा किरणों को, दूसरा एक्स किरणों को, तीसरा पराबैंगनी किरणों को, चौथा बीटा किरणों को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर वनडे एग्जाम। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आता रहता है। प्रश्न है हमारा भाई कि कौन से ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती रहती है पृथ्वी पर पहुंचने से? ठीक है, तो जो हमारी ओजोन परत है भाई, जो ओजोन लेयर होती है, वो क्या करती है, जब सूर्य के प्रकाश से किरण रेज निकलती है तो उसमें जो है आपकी ये सब रेज होती है। ठीक है, उसमें जो परावैंगनी रेस होती है उसको फिल्टर करने का काम करती है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो ओजोन परत एक छननी का काम करती है। छननी का काम होता है जैसे अशुद्ध चीज को बाहर करना, शुद्ध चीज को फिल्टर करके जो है भेजना। तो उसी तरीके से जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो होती है वो जब सूर्य के प्रकाश से रेस निकलती है तो इसमें से परावैंगनी रेस निकलती हैं, और परावैंगनी रेस जो बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। तो ये क्या करती है, उसको फिल्टर कर देती है, उसमें से जो शुद्ध रेज होती है उसको जमीन पे, पृथ्वी पर भेजती रहती है। तो ये परावैंगनी किरणों को रोकती है, उसको फिल्टर करती है। कौन? ओजोन परत। सही आंसर हो जाएगा आपका परावैंगनी किरण। ठीक है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ठीक है, और एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ओजोन की सांद्रता मापने के लिए, सांद्रता मापने के लिए जो है डाप्सन, इस वर्ड को जानते रहिए, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का। चलिए अगला प्रश्न है टेस्ट का, ये रहा आपके सामने। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? बहुत ही शानदार प्रश्न है। चमगादड़, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, चमगादड़ के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। सही आंसर इसका हो जाएगा बच्चे देता है। देखिए चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसी पक्षी है जो जन्म देती है बच्चे को और दूध भी पिलाती है। ठीक है, ये जो है दूध भी पिलाता है। तो ये करता क्या है कि ये हमेशा जो है कि पेड़ों पे देखे होंगे ना आप लोग, जो है कहीं पे भी ये नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ जो है करके नीचे की तरफ सिर करके लटका रहा रहता है। इसलिए क्योंकि इसे उड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। और चमगादड़ एक प्रकार का स्तनधारी जीव होता है, मतलब एक प्रकार का पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, और उड़ता है। तो उड़ने वाले पक्षी में सिर्फ एक ही पक्षी है, जहां तक बात की जाए तो चमगादड़ ही है जो बच्चों को जन्म भी देता है, स्तनधारी भी है, दूध भी पिलाता है और जो है उड़ता भी है। ठीक है, और भी कोई ऐसी पक्षी होगी तो आप लोग बताइएगा जो स्तनधारी हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हो और उसके बाद जो है उड़ती भी हो। ठीक है, अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पहला है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, दूसरा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तीसरा है चीजें जो हमको घेरती हैं, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बताना है। राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा होती है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ये प्रश्न जो है विवाद में रहा था। इसका आंसर जो है आयोग ने क्या सिलेक्ट किया है, देखा जा अभी। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? कौन सी ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? पहला है यूएनएफए, यूनेस्को, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है, जो आयोग ने इसका सही आंसर माना है वो माना है यूनेस्को। ठीक है, क्या? यूनेस्को। वैसे तो देखा जाए तो ये सभी भी हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए। ठीक है, डब्ल्यूएचओ,
यूएनडीपी। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म आ रहा है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म कब क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा अगर आपको करानी है तो मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, प्रयुक्त रसायन कौन सा है आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। अगली प्रश्न में चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, यूपीटीटी 2013 का ईवीएस का। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलरिया के द्वारा, जेट्रोफा के द्वारा, देवदार के द्वारा, यूकेलिप्टस के द्वारा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका जेट्रोफा के द्वारा। बायोडीजल जो है आपका जो है जेट्रोफा के द्वारा तैयार किया जाता है। टेस्ट का आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न हमारा है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, 11 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, 5 जून को। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा है कि सिल्वी कल्चर क्या है, कि प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। तो सिल्वी कल्चर जो है वन्य और वन्य उत्पाद से, वन्य में जो है वन प्रोडक्शन से है, ये संबंधित उसका कहलाता आपका है सिल्वी कल्चर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से किस जनपद में, कौन सा ऐसा जनपद है जिसमें वन्य जीव जो है, सॉरी, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। लखीमपुर खीरी, लखनऊ, चंदौली, वाराणसी। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला आपका जो है, जिसमें चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। याद रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली जिला में उत्तर प्रदेश के है। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न आपका जो है, ये हो गया भाई। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा जो है, अब 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, हम लोग जो है 28 क्वेश्चन पे हैं। प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है हाथी, सांप, शेर या बकरी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सांप, यानी द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है सांप है। हाथी और ये आपका बकरी, ये जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, और शेर जो है आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टेस्ट का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, झूम खेती होती है, झूम खेती होती है, झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। आपको बताना है कि झूम खेती कहाँ पे होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में। ये जो झूम खेती होती है ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, कौन कौन से भाई हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम। यहाँ पे जो है हमारी, यहाँ पे झूम खेती होती है। क्या होती है, झूम खेती। जैसे असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पे क्या होता है कि जो वन्य होता है, जो टहनियां होती हैं, उनको खेत में ही क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा झूम खेती के लिए, याद रखिएगा मेघालय। और टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा, और देखते हैं इसका सही आंसर आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं ये तो हो चुका था भाई। अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये हो गया था, और ये रहा टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। इसका सही आंसर आपको बताना है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये शुष्क रूप जो है इसी का ठोस रूप है।